ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फिर अगला जो चैप्टर है हमारा दैट इज रोटेशनल मोशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू आईआईटी। ठीक है, अच्छा रोटेशनल मोशन में चैप्टर देखो, अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स में मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ मास चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल है, मतलब थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। इवन रोटेशनल मोशन उससे थोड़ा इजी है। थोड़ा इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रोटेशनल मोशन में जो चीजें हैं वो एकदम फिक्स हैं, मतलब कि जो प्रॉपर मेथड है बस वही मेथड पे ही क्वेश्चन आने वाला है, और वही वही सेम सेम मेथड हमको फॉलो करना है। बहुत ज्यादा दिमाग कहीं नहीं लगाना है। सेंटर ऑफ मास में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि एफ नेट कहाँ जीरो है, एक्स में जीरो है, वाई में जीरो है। तो चीजें सेंटर ऑफ मास चैप्टर में थोड़ी ज्यादा क्रूशियल है। रोटेशनल मोशन रिलेटिवली इजी बनेगा। ठीक है, अब देखो जितने भी टाइप के मोशन हमारे आमने सामने हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो उसमें से एक कैटेगरी है प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन। एक कैटेगरी है प्योर रोटेशन मोशन, और एक कैटेगरी है कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो जैसे कोई भी मोशन तुम्हारे सामने हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो तुम क्या डिफाइन कर सकते हो कि ये ट्रांसलेशन है, रोटेशन है या कंबाइंड मोशन है? जैसे हमारे घरों में जो डोर लगा हुआ है उसका मोशन कौन सी कैटेगरी में है? जो डोर का मोशन है कंबाइंड मोशन है, रोटेशन है या ट्रांसलेशनल है? रोटेशन। क्या प्योर रोटेशनल है? ठीक है, यस इसी सर। तरह सीलिंग फैन, सीलिंग फैन जो है, सीलिंग फैन का मोशन कैसा है? सीलिंग फैन का रोटेशनल। मोशन भी बोलोगे तो प्योर ट्रांसलेशनल है, प्योर रोटेशन है। रोटेशनल। अच्छा, कार या व्हीकल कोई भी मोटरसाइकिल है उसका जो व्हील है उस व्हील का मोशन कैसा है? फाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। कंबाइंड कंबाइंड मोशन है ट्रांसलेशन। उसका, क्योंकि उसका जो सेंटर है वो आगे भी बढ़ रहा है और वो सेंटर के अबाउट बॉडी रोटेट भी हो रही है। तो देखो सबसे पहला काम तो यही है इस चैप्टर में कि हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो प्योर रोटेशन है या वो कंबाइंड मोशन है। इस चैप्टर के पहले तक हमने जितने भी मोशन देखे हैं, इस चैप्टर के पहले तक जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे थे प्योर ट्रांसलेशन के। प्योर ट्रांसलेशन में हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम है। रोटेशन में जबकि ऐसा नहीं होगा, रोटेशन में बॉडी रोटेट हो रही होती है, तो जो पॉइंट बॉडी के एक्सिस से जितना दूर होंगे उनका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और ऐसे ही हम लोग कंबाइंड मोशन में पढ़ते हैं कि कंबाइंड मोशन कोई भी है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन अलग और रोटेशन अलग। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमको स्टडी करना है वो है फर्स्ट हेडिंग जो पड़ेगा दैट इज रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। देखो एक बात समझना, सबसे पहले है फोर्स, सबसे पहले है फोर्स, और वही फोर्स काम करेगा टॉर्क का अगर हम बॉडी को रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है। जैसे सपोज करो जब हम लोग डोर ओपन करते हैं, ध्यान से सोचो, तो जब हम लोग डोर ओपन करते हैं तो जो फोर्स अप्लाई करते हैं डोर के हैंडल पे, वो फोर्स हमारा कैसा रहता है? क्या ऐसे बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस पॉइंट का एक्सिस से जो परपेंडिकुलर है उसके भी हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, है या नहीं ऐसा है? तो क्योंकि वो फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं कि फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में लगाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लूं अगर, जैसे मान लेते हैं कि ये रॉड है और इस रॉड को हमने इस एक्सिस पे हिंज कर रखा है। हिंज का मतलब क्या है बताओगे? व्हाट डू यू मीन बाय हिंज्ड? हिंज का क्या मतलब है? Fixed at one point. हिंज का मतलब ये है कि हिंज का मतलब ये होगा कि ये जो रॉड है ये उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। ठीक है ना, इसको हम लोग पाइवोट पॉइंट भी बोल सकते हैं। जैसे डोर जो है, डोर के लिए बोलते हैं कि डोर इज हिंज्ड अबाउट वन साइड, मतलब डोर जो है एक साइड के अबाउट हिंज्ड है। या जैसे सीलिंग फैन है तो सीलिंग फैन अपने एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है। तो हिंज्ड का मतलब ये कि बॉडी उस पॉइंट के अबाउट फ्रीली रोटेट तो कर सकती है बट वो बॉडी का वो पॉइंट आगे नहीं बढ़ सकता है, वो फिक्स रहेगा।
तो इसी तरह ये रॉड भी हमने हिंज कर रखी है। तो अगर रॉड हिंज कर रखी है और हमने इस तरह का एक फोर्स लगाया हुआ है जो तुमको दिख रहा है ध्यान से, तो बताओगे कि फोर्स के अगर हम कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट है इसका F cos थीटा और एक कंपोनेंट है इसका F sin थीटा। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो रॉड को रोटेट करने में हेल्प करेगा? कॉस वाला कंपोनेंट होगा या साइन वाला? साइन वाला। क्या साइन वाला कंपोनेंट होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क है वो इस कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है। अगर हम किसी फोर्स में रोटेशनल इफेक्ट देखना चाहते हैं तो रोटेशनल इफेक्ट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है? जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं आर्म लेंथ। मतलब ये जो डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पे ये बॉडी, जितने डिस्टेंस पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका जनरल डेफिनेशन लिखें, जनरल डेफिनेशन थोड़ा अलग डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई भी बॉडी है और ये बॉडी ओ डैश पे हिंज्ड है, देखना ध्यान से, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये पोजीशन वेक्टर आर है और पॉइंट पी पे इस पे इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो। तो अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं थीटा एंगल, तो यहाँ बोल सकते हैं कि फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, इधर की तरफ है एफ कॉस थीटा और इधर की तरफ है एफ साइन थीटा, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये बनता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये जो फोर्स का लाइन है, अगर हम फोर्स की लाइन आगे बढ़ा दें, ध्यान से देखो, जिस लाइन पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये कहलाती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो आर परपेंडिकुलर है, दिस आर परपेंडिकुलर इज कॉल्ड आर्म लेंथ। अब मैंने बहुत सारी बातें बता दी, पहले एक साथ कर लेते हैं कंफाइन। तो जो टॉर्क है, टॉर्क अगर हम ओ डैश के अबाउट निकालते हैं तो ये टॉर्क एफ के कौन से कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल है? एफ साइन थीटा के साइन और डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितना दूर हम फोर्स लगाएंगे उसका रोटेशनल इफेक्ट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फोर्स जितना एक्सिस के पास लगाएंगे, भाई डोर में भी जो हैंडल है सबसे दूर से दूर लगता होता है ना, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करे। तो अगर हम ये सारी बातें कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ से जो डेफिनेशन निकल के आती है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो है टॉर्क अबाउट ओ डैश इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क अबाउट ओ डैश इज कॉल्ड आर क्रॉस एफ। और इस टॉर्क को हम लोग टॉर्क तो बोलते ही हैं, इसको हम लोग टॉर्क तो बोलते ही हैं, और टॉर्क को हम एक और नाम से पुकारते हैं, वी कॉल इट मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब उस फोर्स का उस एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट है, एंड मोमेंट का ही दूसरा मतलब है टॉर्क। बताओ, अब बात आती है कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के दो तरीके दिमाग में क्लियर रखो। जब हम लोग लिखते हैं ना इसको r इंटू एफ इंटू साइन थीटा, तो मैं इसको समझाने के लिए ऐसे बोल देता हूं कि इसके तुम दो तरीके याद रखो इसको कैलकुलेट करने के, ठीक है। जिसमें से एक तरीका है इसको हम लोग लिखते हैं r इंटू एफ साइन थीटा, एंड एफ साइन थीटा इज एफ परपेंडिकुलर। बताओ कि ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा फोर्स का? तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू आर साइन थीटा। और आर साइन थीटा को ही तुम ध्यान से देखो तो डायग्राम में आर परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये जो साइड आएगी, ये साइड कितनी आएगी? ये वाली साइड, क्या ये साइड आर साइन थीटा होगी? ये क्लियर है डायग्राम देख के बताओ। तो ये आर परपेंडिकुलर है, दिस इज कॉल्ड आर्म लेंथ, दिस इज कॉल्ड
आर्म लेंथ। देखो, तो अगर कभी तुम्हारे सामने फिगर है और उस फिगर में फोर्सेस दिख रहे हैं, उन फोर्सेस का हमें टॉर्क निकालना है, तो तुम दो में से कोई एक काम कर सकते हो। कौन कौन से दो काम है हमारे सामने? इन दो में से कोई एक काम कर सकते हैं। दो में से एक काम करने का मतलब है कि r इंटू एफ साइन थीटा कर सकते हैं या f इंटू आर साइन थीटा कर सकते हैं। ध्यान रखना, r साइन थीटा इंटू एफ साइन थीटा मत कर देना, ये बात दिमाग में बिठाओ। मतलब हमें एक ही का कंपोनेंट लेना है, या तो हम फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे या फिर आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, दोनों नहीं काम करेंगे। ठीक है, बताओ पहले। इसके बाद आती है डायरेक्शन वाली बात। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने का एक तरीका तो ये है कि अगर मान लो हमें आर वेक्टर, एफ वेक्टर, ये सारे हमको वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो फिर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे जब तो अपने आप ही उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, डायग्राम बना हुआ है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? क्यों भाई, राइट हैंड थंब रूल से मतलब ये है कि जैसे हम लोग आर वेक्टर बनाएंगे और एफ वेक्टर बनाएंगे, देखो ध्यान से, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर लो, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर लो, और टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद आर से एफ की तरफ, ये एरो देखना ध्यान से, राइट हैंड लेना है सबसे पहले, तो राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड से ही लगेगा। तो राइट हैंड थंब रूल में आर से एफ की तरफ हमें अपनी फिंगर्स को मोड़ना है, ध्यान से देखो, आर से एफ की तरफ। तो वो जो टॉर्क का डायरेक्शन है, ये जो थंब है ये हमें टॉर्क का डायरेक्शन देगा। मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हमने कॉपी में अपने आर वेक्टर और एफ वेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो उस कॉपी के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर दो ऑप्शन है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड पता करने के लिए हमारे पास राइट हैंड रूल है। तो हम आर से एफ की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे, इसको बोलते हैं फिंगर्स कर्ल करना। तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें टॉर्क का डायरेक्शन देगा। तो जैसे ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसके हिसाब से टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा? आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड को हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं, डॉट से। बोलो, ठीक है। और ये बात नीचे मेंशन कर सकते हैं कि टॉर्क इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिधर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी टॉर्क का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो ये तो हमने देख ही लिया कि जो ओ ओ डैश है, एक्सिस जो है वो ओ ओ डैश के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी तुम देखो ध्यान से तो वही उसी तरफ आ रहा है। तो एक तरीका तो ये है राइट हैंड थंब रूल। दूसरा तरीका है another way of finding direction is by observing sense of rotation of body due to that force। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब समझने के लिए फिर से मैं कहूंगा कि वो जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम को ध्यान से देखो। मान लो उस डायग्राम में P पॉइंट पे फोर्स F लग रहा है, उस डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हें दिखाया हुआ है। अभी बताओ कि अगर फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो बॉडी को किस तरफ घुमाने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है या क्लॉकवाइज? बताओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक Anti-clockwise. क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, बहुत आसान है। अब देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है तो तुम अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो डायरेक्शन टॉर्क का किधर आ जाएगा? थंब का डायरेक्शन किधर बताएगा? आउटवर्ड। नहीं तो सिंपली एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में हमें इससे भी काम पड़ेगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं या क्लॉकवाइज लिख रहे हैं।
क्योंकि कई बार क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस ऐड होंगे, क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस ऐड होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले जो टॉर्क हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये हमको डिसाइड करना होगा आगे। तो अगर हमें पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज है तो सारे एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क एक साथ ऐड कर देंगे, क्लॉकवाइज वाले एक साथ ऐड कर देंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुमको जितना मैंने अभी लिख रखा है सामने उतने की जरूरत है। एक बार ध्यान से नोट कर लो, और कोई डाउट है तो बताओ। इतनी बात दिमाग में बैठ गई तो टॉर्क तुम किसी भी सिचुएशन में कैलकुलेट कर सकते हो। तुम जब भी कोई डाउट पूछोगे कि सर ये कैसे निकाला, तो मैं कहूंगा वापस से वही यही देखो। तो एक एक बात क्लैरिटी से एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखो ध्यान से, कोई डाउट है पूछो। देखो इसमें एग्जांपल देता हूं, करो ट्राई। एक एग्जांपल तो पहला ये है, अब इसमें क्या है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कैसा भी शेप का हो सकता है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। अब क्या होगा, हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है किस पॉइंट के अबाउट, ये पहले स्पेसिफाई होगा किस पॉइंट के अबाउट करना है टॉर्क कैलकुलेट। तो हमें ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो ओ पॉइंट के अबाउट तुम एक बात ये देखो ध्यान से, हर एक फोर्स का अलग अलग निकलेगा, तो 1 बाई 1 हर एक फोर्स का अलग अलग टॉर्क निकालो, और ये जरूर लिख लो कि वो फोर्स उस बॉडी को ओ पॉइंट के अबाउट किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है या क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्योंकि जब हम लोग नेट टॉर्क निकालेंगे, टोटल टॉर्क निकालेंगे, तो हमें फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। करोगे इसको ट्राई, अपने आप करो। देखो इसमें 1 बाई 1 हम सारे फोर्सेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन फोर्स। तो देखो 10 न्यूटन का टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो अब तुम ध्यान से देखो, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसको अगर हम ओ पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो आर है ये ऑलरेडी आर की परपेंडिकुलर है, पहले से ही परपेंडिकुलर है। तो अगर ये पहले से ही परपेंडिकुलर है तो हमें इसमें किसी भी कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे 10 न्यूटन इंटू 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। और क्लॉकवाइज लिखे या एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये बॉडी को ओ पॉइंट के अबाउट किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब Clockwise. अगर बाकी सारे फोर्सेज हटा दिए जाएं, सिर्फ 10 न्यूटन पे फोकस किया जाए, तो 10 न्यूटन बॉडी को ओ पॉइंट के अबाउट किधर घुमा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है। Clockwise. ठीक है? Clockwise होगा. आ जाओ और आगे आ जाओ। इसके बाद जरा देखो 5 न्यूटन का टॉर्क कितना होगा, 5 न्यूटन वाला जो फोर्स है, अब 5 न्यूटन वाला फोर्स जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन ओ से पॉइंट हो रहा है, ओ से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका टॉर्क तो 0 हो गया। और आ जाओ फिर टॉर्क ऑफ 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का टॉर्क कैसे लिखेंगे, तो देखो 15 न्यूटन का टॉर्क लिखने के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि फोर्स का जो ये लाइन ऑफ एक्शन है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, क्यों भाई, तो ये वाली लेंथ आएगी 6 साइन 37, तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन इंटू 6 साइन 37। डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसी तरह से टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन, तो टॉर्क ऑफ 20 न्यूटन अगर तुम देखोगे तो फिर से उसी तरह से मैं ऐसे कर सकता हूं कि इस बार 20 न्यूटन का कंपोनेंट ले लेते हैं, ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, तो 20 का इधर कंपोनेंट होगा 20 cos 60, ये हो जाएगा 20 cos 60 इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 4 सेंटीमीटर। डायरेक्शन कैसा है, 20 न्यूटन का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम नेट टॉर्क निकालेंगे ना, तो अब इसमें से कौन से ऐड होंगे और कौन से सब्ट्रैक्ट होंगे ये बस हमें देख लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों ऐड होंगे और ये वाला उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा बस। तो ये जब तुम सब कैलकुलेट कर लोगे तो ये 54 न्यूटन सेंटीमीटर आना चाहिए। क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसको हम लोग 0.54 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। बोलो, इस एग्जांपल से तुम्हें एक चीज तो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है। यस सर।
सर 5 न्यूटन 0 कैसे हुआ? 5 न्यूटन का 0 ऐसे हुआ क्योंकि ये जो 5 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्या ये O से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो Yes, ये sir. जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन का O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? आर्म लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, 0. 0 होगा बस। अगर आर्म लेंथ ही 0 हो गया, Yes, sir. Yes, sir. अब विजुअलाइज करो ना कि O पॉइंट पे बॉडी हिंज है और हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का ऐसा कि वो O पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो क्या बॉडी घूमेगी? नहीं घूमेगी। बस बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, बट ये है कि बस थोड़ा विजुअलाइज करो, बस हो गया क्वेश्चन। बोलिए और कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राई करो। करिएगा। देखो इस केस में वो जो रेंच है उसके ऊपर हमें फोर्स पूछा हुआ है कि कितना कम से कम फोर्स लगाया जाए परपेंडिकुलरली जिससे वो खुल जाए। तो देखो वो नट खोलने के लिए हमें क्या करना है, हमें टॉर्क लगाना है। नट खोलने के लिए टॉर्क चाहिए, तो जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है यानी कि 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन का कौन सा कंपोनेंट टॉर्क में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो 6 साइन 30 कर रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 6 साइन 30 इंटू 8 सेंटीमीटर, जितना टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही एफ को प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन एफ का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो 8 + 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालो, क्या जाती है? 1.5 न्यूटन। बोलिए कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग जो आए हुए क्वेश्चन हैं सीधे उस पर आते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। क्यों भाई? तो कह रहा है कि थीटा क्या लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो? थीटा क्या लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो? देखो इसके लिए अगर हमें टॉर्क निकालना है तो अब देखा जाए तो हमें क्या करना है, इस ए पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, तो ये वाला जो वेक्टर है ये बनेगा हमारा आर वेक्टर। ठीक है, तो हमको सिंपली ये बोलना है कि ये जो फोर्स है अगर इस आर के परपेंडिकुलर हो गया, ये फोर्स अगर इस आर के परपेंडिकुलर हो गया तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यस सर। सिंपली ये बात ध्यान रखनी है कि अ फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क व्हेन आर इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। ये बात समझनी है केवल तुमको, ध्यान से देखो तो, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 मैक्सिमम हो सकता है। तो अब देखो अगर ये 90 डिग्री पे हो, ध्यान से देखो ये वाला एंगल अगर 90 हम लोग चाहते हैं और ये वाला थीटा दिया हुआ है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए? क्योंकि इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बताइए, तो सीधे सीधे यहां से tan थीटा आ गया 2/4 यानी 1/2। कितना टाइम लगेगा इसको करने में? हो गया। सर यही कर रहे थे वो सब निकालने लगे पूरा। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन अपने आप जल्दी होगा। और देखो और एक तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत पूछे गए, रोटेशन बड़ा चैप्टर है थोड़ा। 43 देखो, ट्राई करो कि अपने आप हो जाए। फोर्टी थ्री देखिए,
देखो इसको करने के लिए अब देखो अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो क्या इनकी हेल्प से हम लोग r वेक्टर लिख सकते हैं? बताओ r वेक्टर। r वेक्टर क्या हो जाएगा? r वेक्टर को हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट। अब t इक्वल टू 0 कह रहा है तो t इक्वल टू 0 पे ही लिख दो। तो r वेक्टर की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगी? एक्स नॉट प्लस ए आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस बी जे कैप। सबसे पहले ये देखो, ठीक है। अब फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स तो दिया ही नहीं हुआ है, क्यों भाई? तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी को लिखेंगे dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। और एक्सीलरेशन को लिखेंगे dvx अपॉन डी टी आई कैप प्लस dvy अपॉन डी टी जे कैप। और मास इंटू एक्सीलरेशन अगर हम लोग कर देंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग निकालते हैं इसमें पहले dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कितना आएगा? dx बाई डी टी अगर करेंगे तो x नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये आएगा माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 टी। और d2x अपॉन dt2 निकालें, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर कॉस ओमेगा 1 टी। इसी तरह से d2y अपॉन dt2 क्या आएगा? तो d2y अपॉन dt2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि t इक्वल टू 0 कह रहा है तो कॉस वाला फंक्शन जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स बनेगा m इंटू ए, देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा m इंटू ब्रैकेट माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई कैप माइनस बी ओमेगा 2 स्क्वायर जे कैप। ये फोर्स हो गया और ऊपर रहा आर वेक्टर। बोलो, तो क्या किया जाए? इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम इसको क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यों भाई? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप। आर वेक्टर लिखेंगे पहले तो ये होगा एक्स नॉट प्लस ए वाई नॉट प्लस बी और ये हो गया 0। और एफ वेक्टर लिखेंगे अगर तो एफ वेक्टर होगा माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस एम बी ओमेगा 2 स्क्वायर और 0। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मालूम है ना? क्या करेंगे? तो ये आ जाएगा इक्वल टू के कैप निकालना है केवल। तो इधर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स नॉट प्लस ए एंड माइनस एम बी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस वाई नॉट प्लस बी और एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है भाई। ओमेगा 1 स्क्वायर आएगा। बी आ रहा है कि सी आ रहा है? क्यों भाई? बताइए। मुझे लग रहा है सी आंसर आ रहा है। मेरे पास जो आंसर बी है वो गलत है, फिर इसका मतलब भाई ए बी एम ओमेगा 2 स्क्वायर आ रहा है और इधर ए बी ओमेगा 1 स्क्वायर आ रहा है। सही। सी भी नहीं आ रहा है इनफैक्ट। क्यों भाई? यस सर, सी भी नहीं आ रहा है। कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। फिर क्या मतलब हुआ? गड़बड़ा क्वेश्चन। सी आ तो रहा है। नहीं, एक ओमेगा 1 है और एक ओमेगा 2 है, तो कैंसिल कैसे हो जाएगा? हाँ सर, कैंसिल नहीं होगा, सी आ रहा है ना। फिर माइनस एक बाहर अगर अंदर ले जाएंगे तो सेम आंसर तो आ जाएगा। बेटा अंदर तो 4 टर्म आ रहे हैं ना।
फिर मेरा आंसर आ रहा है वाई नॉट ओमेगा 1 स्क्वायर ए माइनस बी ओमेगा 2 स्क्वायर एक्स नॉट। सर सॉल्व करने पर यही आ रहा है सर, जैसे आपने बताया वही सॉल्व किया है। देखो बाकी लोग बताओ भाई। ए बी ओमेगा 1 स्क्वायर बन रहा है और ए बी 2 ओमेगा 2 स्क्वायर बन रहा है, तो सर इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ओमेगा 1 ओमेगा 2 में रिलेशन तो नहीं पता। हाँ वो दिया नहीं है रिलेशन ना, इसलिए। अनुष्का आप सही से सॉल्व करो, नहीं आ रहा है कोई भी आंसर। तो हाँ सर, वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैंसिल कर दिया मैंने। हाँ तो जो जिन्होंने बनाया उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कर दिया लगता है। तो वैसी सिचुएशन भी फंस जाती है कभी कभी, तो क्या करोगे? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना समझना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? y प्लस बी के जो प्रोडक्ट में m a ओमेगा 1 स्क्वायर लिखा है, तो वो माइनस m a ओमेगा 1 स्क्वायर होगा। मतलब हाँ प्लस हो जाएगा, वो ये वाला प्लस हो जाएगा, सॉरी यस ये वाला प्लस हो जाएगा, बट स्टिल कोई मैच तो नहीं करेगा ना। तो सर वो a b ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ लिखा है क्वेश्चन में। सर इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। मतलब कोई भी आंसर नहीं है फिर इसमें। ठीक है, जाने दो फिर। नेक्स्ट देखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इतना कर लो तो टॉर्क कैलकुलेट करना तो समझ में आ गया सबसे पहले। हाँ, इस क्वेश्चन में भी हमको कहा किसके अबाउट निकालना है, ओरिजिन के अबाउट निकालना है। यस सर। और F1 वेक्टर, F1 वेक्टर दिया हुआ है, F है ऊपर की तरफ, तो इसको सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे F के कैप। F2 वेक्टर, F2 वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन में, क्यों भाई? तो उसको लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना जरा, F sin 30 माइनस आई कैप एंड प्लस F cos 30 माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा माइनस F/2 आई कैप एंड माइनस F√3/2 जे कैप। फिर इसके बाद F1 जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और F2 जहां है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? F2 जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या हम लोग 6 जे कैप बोल सकते हैं? तो पहले हम लोग निकालते हैं R1 क्रॉस F1। डी ऑप्शन आ रहा है। R1 क्रॉस F1 अगर करेंगे तो अब देखो दो ही टर्म है, तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 आई कैप क्रॉस F के कैप। तो I क्रॉस K करेंगे तो माइनस जे बचेगा, क्यों भाई? तो ये हो जाएगा माइनस 2F जे कैप, और J क्रॉस K करेंगे तो प्लस I बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3F I कैप। इसी तरह से R2 क्रॉस F2 करेंगे, तो R2 क्रॉस F2 देखो ध्यान से, तो R2 क्रॉस F2 चाहो तो वैसे कर लो, आई जे कैप बना लो डिटर्मिनेंट से, आई कैप जे कैप के कैप सॉरी R2 डॉट, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, R1 डॉट F1 सही किया हुआ है। अच्छा R2 भी ऐसे ही निकल आएगा, एक ही टर्म तो है R2 में, सॉरी R2 में भी एक ही टर्म है। तो R2 क्रॉस F2 अगर करेंगे तो R2 है 6 जे कैप, तो J क्रॉस I करेंगे तो माइनस K बचेगा, और माइनस वो पहले से ही है, तो वो हो जाएगा प्लस F/2 इंटू 6 K कैप, और J क्रॉस J हो जाएगा 0। तो बस यहाँ से टोटल टॉर्क जो है सीधे सीधे ऐड कर दो, क्यों भाई? तो ये हो जाएगा 3F I कैप माइनस 2F J कैप एंड प्लस 3F K कैप। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3I कैप माइनस 2J कैप एंड प्लस 3K कैप, और बाहर हो जाएगा F। तो कौन सा आंसर आ रहा है? डी पार्ट। डी पार्ट करेक्ट आ जाएगा। कर लिया था अपने आप, तो भाई यस सर।
ठीक है, तो टॉर्क कैलकुलेशन तो क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम में भी हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम, अभी तक बोलते थे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में कि जब इक्विलिब्रियम होता है तो नेट फोर्स जीरो होता है, और अब हम उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देंगे। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो बॉडी के ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस जीरो होंगे, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा। यानी इक्विलिब्रियम भी अब दो टाइप का हो गया, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके देखो कैसे एग्जांपल रहेंगे। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं हर बार। सपोज मान लेते हैं कि कोई रॉड है और इस रॉड को हमने दो पिन सपोर्ट्स पे रखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और इसको हमने दो पिन सपोर्ट्स पे रखा हुआ है। एक पिन सपोर्ट तो जो है एक कॉर्नर पे है, लेकिन जो दूसरा पिन सपोर्ट है वो कॉर्नर से l/5 डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले ये बताओ देख के इसको कि क्या ये रॉड रेस्ट पे रहेगा या मूविंग होगा? क्यों भाई, क्या ये रॉड रेस्ट पे होगा या मूविंग होगा? रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम भी तुम ध्यान से देखो तो दोनों इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। यानी बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस भी जीरो होंगे और बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो हमें यहाँ पे ये जनरली फाइंड करना होता है कि इस एंड से जो इसके ऊपर नॉर्मल n1 लग रहा है और इस एंड से जो इसके ऊपर नॉर्मल n2 लग रहा है, इनके वैल्यूज क्या होंगे? n1 n2 बराबर तो नहीं होंगे, ये बात तो पक्की है। तो क्या करेंगे हम लोग को, एफ नेट जीरो करना है, टाउ नेट जीरो करना है। तो देखो एफ नेट के लिए पहले सारे फोर्सेस दिखा लो। तो एक n1 दिखाया, एक n2 दिखाया, और एक हम फोर्स और दिखाएंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, विच इज mg। बोलो, ठीक है। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बनाएं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी जीरो। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू mg। ये हो गया इक्वेशन 1। बोलो, दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कि इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस के टॉर्क जीरो होंगे। लेकिन टॉर्क जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये जरूर बताना होता है कि हम कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किए जाए, तो देखो अगर टॉर्क जीरो है तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो जिसमें तुम्हें सहूलियत पड़े। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट ओ, जहां पे ये n1 लग रहा है, और हम टॉर्क जीरो कर रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ। तो अब जरा ये बताओ कि ओ पॉइंट के अबाउट अगर निकाल रहे हैं तो n1 का टॉर्क कितना होगा अबाउट ओ? जीरो। अबाउट ओ n1 का टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अबाउट ओ mg का टॉर्क कितना होगा? mg इंटू l/2। mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है सभी को, तो ये बन जाएगा mg इंटू l/2। क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। वेरी गुड। और n2 का टॉर्क कितना है? 4l/5 इंटू n2। तो इसको लिखेंगे n2 इंटू 4l/5, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब हमको मालूम है कि ये तीनों टॉर्क बैलेंस हैं। तो बैलेंस का मतलब होता है जैसे फोर्सेस बैलेंस करते हैं, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक उसी तरह से टॉर्क बैलेंस करते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलेगा कि n2 इंटू 4l/5 इज इक्वल टू mg इंटू l/2। तो मैं यहाँ से देखो n2 तो तुम्हें यहीं से मिल गया, कितना मिल गया? 5 mg/8। देखो, और n2 5 mg/8 आ गया, तो n1 कितना हो जाएगा? तो n1 हो जाएगा 3 mg/8। देखो ये क्वेश्चन कैसे किया, क्लियर है? Yes, sir. सिंपली बैलेंसिंग का क्वेश्चन है ये, सिंपली बैलेंसिंग का क्वेश्चन है ये।
सर हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। देखो N1 N2 क्लियर है, mg क्लियर है, बताओ। यस सर। कॉन्सेप्ट तो ये दो लगे हैं, नेट फोर्स जीरो किया है और नेट टॉर्क जीरो किया है। अब नेट फोर्स मतलब जितने अपवर्ड फोर्सेस हैं उन अपवर्ड फोर्सेस का जो सम है वो हम mg के बराबर करेंगे, बैलेंस है ना क्योंकि। यस सर। और टॉर्क बैलेंस करना है तो टॉर्क बैलेंस में हम लोग एक बात बोलते हैं कि हमें कोई पॉइंट बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर रहे हो। तो वो पॉइंट तुम ओ भी ले सकते हो, वो पॉइंट तुम सेंटर ऑफ मास भी ले सकते हो, या यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले सकते हो, जो मर्जी करे वो ले लो। तो मैंने कोई एक ले लिया, जैसे मैंने ओ ले लिया। ओके सर। जब ओ लिया तो ओ से N1 का टॉर्क जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ? सर परपेंडिकुलर। N1 का टॉर्क ओ से क्यों जीरो हो रहा है? सर सर उसी डायरेक्शन मतलब उसी पॉइंट पे लग रहा है ना सर फोर्स। पॉइंट पे लग रहा है, करेक्ट। अच्छा mg का टॉर्क कैसे लिखेंगे? तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि l/2। और mg का टॉर्क ध्यान से देखो तो कैसी डायरेक्शन में है, mg उसको o पॉइंट के अबाउट कैसे घुमा रहा है? सर क्लॉकवाइज कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज। और n2 का यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4l/5। यस सर। इक्वल थैंक यू कर, सर। देखो। और जैसे मान लेते हैं कि ये वॉल जो है वो स्मूथ है, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये रफ है, ठीक है। और एक रॉड रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। m मास l लेंथ का रॉड है और यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है, क्वेश्चन है रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। तो हमें निकालना है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन रॉड। कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहा होगा? दोनों एंड्स पॉइंट पे। दोनों एंड पॉइंट पे लग रहा होगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? तो नीचे वाले B। पॉइंट पे। हाँ, नीचे वाले पॉइंट दोनों बी एंड पे। पॉइंट पे। अच्छा, नीचे वाले पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किधर लग रहा होगा, राइट में या लेफ्ट में? तो लेफ्ट में। हम्म, लेफ्ट में। लेफ्ट में लग रहा होगा। कैसे पता किया लेफ्ट में लगेगा? क्योंकि A का कॉन्टैक्ट फोर्स राइट में लगेगा। हाँ, इस वजह से नहीं। तो छोड़ के देख लिया, जिस तरफ भाग रहा हाँ, है तो उसका छोड़ के अपोजिट देख डायरेक्शन लिया। में लगा दिया। अगर मान लो स्मूथ होता तो पॉइंट बी किधर स्लिप होता रॉड का? राइट साइड पे जाता है, इसलिए राइट में लेफ्ट स्लिप लगा होता, दिया। तो इसका मतलब फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। तो अगर हम फोर्सेस दिखाएं सिर्फ, तो फोर्सेस ये मैं बना दे रहा हूँ, तुम जरा बैलेंस करके इनकी वैल्यूज निकालो। N1 इधर हो गया, N2 इधर हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन इधर हो गया, देखो। और mg सेंटर ऑफ मास पे हो गया। तो जरा फोर्सेस बैलेंस करो और टॉर्क बैलेंस करो और N1 N2 और mg fs की वैल्यू निकालो। √3 mg/2 फ्रिक्शन और n1 दोनों की है वैल्यू। हाँ, वो तो बराबर ही है। देखो हॉरिजॉन्टल में अगर फोर्सेस बैलेंस करोगे तो N1 इक्वल टू Fs आएगा, और वर्टिकल में बैलेंस करोगे तो N2 इक्वल टू mg आएगा। तो ये दो इक्वेशन तो हमारी बनी है F नेट इक्वल टू जीरो करके, फोर्स जीरो करके। वर्टिकली अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड, राइटवर्ड इक्वल टू लेफ्टवर्ड। अब अगर हम टॉर्क की इक्वेशन देखें तो उसको हम लोग ठीक से लिखेंगे बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट O। तो O पॉइंट कौन सा लिया जाए? तो देखो कोई भी ले सकते हैं, बट अब कोशिश ये करो कि ऐसा पॉइंट लो जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टॉर्क जीरो हो जाए। फ्रिक्शन तो वाला एक्चुअली B बी पॉइंट पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट बी। बी लेने से क्या फायदा होगा? बी लेने से फायदा ये कि N2 और Fs का टॉर्क नहीं निकालना है। ध्यान से देखो, तो mg का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है और N1 का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है अबाउट बी, है या नहीं है? सर। तो mg का टॉर्क बनेगा mg
और mg के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा L/2 cos 30 और mg का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू n1 का टॉर्क कितना होगा, तो n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा L sin 30 और n1 का टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो तुम्हें यहाँ से n1 मिल गया, n1 मिल गया mg cot 30 अपॉन 2 यानी हो गया √3 mg/2 आ रहा है, और n2 की वैल्यू mg हो गई और जो n1 की वैल्यू है वही fs की वैल्यू है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन required so that rod remains at rest। तो इसमें क्या करना होता है बताओगे? मान लो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके ये भी पूछ सकता था, एक ही √3/2 तो कह रहा है कि मिनिमम कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो उस केस में जो एफएस हम लोगों ने निकाला है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एफएस मैक्स से, तो ये हो जाएगा μn2। तो μn2 इक्वल टू है √3 mg/2 और n2 mg के बराबर है, तो n2 और mg कैंसिल हो गए, तो यहाँ से तुम्हें म्यू का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा विच इज √3/2। इससे ज्यादा अगर म्यू होगा तो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। बोलिए। यस सर। ठीक है, और देखो अच्छा इसी बैलेंसिंग में एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने रखा हुआ है रफ सरफेस पे, ठीक है, m मास का ये ब्लॉक है, इसका ये वाला जो साइड है वो सपोज A है और ये वाला जो साइड है ये सपोज B है, और हम लोगों ने फोर्स लगाया है इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मान लो सिचुएशन ऐसी हो कि फ्रिक्शन काफी है, मतलब फ्रिक्शन इतना है कि हम ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक आगे चलेगा नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेगा, और हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? टॉपल कर जाएगा। तो ये टॉपल हो जाएगा, पलट जाएगा ना। तो हमें इसमें यही निकालना है, फाइंड मिनिमम F required to topple the block, minimum F required to topple the block। कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए जिससे ब्लॉक टॉपल हो। तो देखो टॉपलिंग में तुमको क्या सोचना है, सोचना तुमको ये है कि जब हम फोर्स लगाएंगे और धीरे धीरे फोर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं और जब ब्लॉक टॉपल होने वाला है, मतलब बस स्टार्ट होने वाली है टॉपलिंग, उस वक्त ब्लॉक का कौन सा पॉइंट होगा जो कांटेक्ट में रहेगा? mga/2 कौन सा पॉइंट होगा इस ब्लॉक पे जो कांटेक्ट में रहेगा? नीचे वाला में लेफ्ट वाला पॉइंट या राइट वाला पॉइंट? राइट वाला। इतना डिसाइड कर लिया सबने? तो क्योंकि ऐसे पूछ रहा हूं क्योंकि क्या होगा कि जब टॉपल होने वाला होगा तो इस पे लगने वाला नॉर्मल और इस पे लगने वाला फ्रिक्शन, ये दोनों फोर्स इसी पॉइंट पे लगने लगेंगे, पॉइंट O पे। और अगर तुम बाकी सारे फोर्सेस दिखाओ इस पे तो तुमको ये पता चलेगा कि एक तो जो फोर्स हमने लगाया है वो फोर्स इसको टॉपल करा रहा है पॉइंट O के अबाउट। देखना पॉइंट O के अबाउट F कैसा टॉर्क दे रहा है, पॉइंट O के अबाउट F का टॉर्क कैसा है? तो तुम देखो पॉइंट O के अबाउट F क्लॉकवाइज है, तो पॉइंट O के अबाउट F उसको टॉपल कराना चाह रहा है। व्हाट अबाउट mg? mg उसको O पॉइंट के अबाउट ऐसा करने से रोक रहा है, mg उसको O पॉइंट से ऐसा करने से रोक रहा है। तो कब ऐसा होगा? तो जब हम कहेंगे जब F का जो टॉर्क है जब mg के टॉर्क से ज्यादा होने लगेगा तब ये टॉपल होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो अगर मिनिमम टॉपलिंग के लिए कहा जाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम टॉपलिंग के लिए, मिनिमम फोर्स के लिए हम O पॉइंट के अबाउट फोर्सेस बैलेंस कर देंगे, टॉर्क बैलेंस कर देंगे, सॉरी।
तो ये बताओ ओ पॉइंट के अबाउट एफ का टॉर्क कितना लिखेंगे? ओ पॉइंट के अबाउट एफ का लाइन ऑफ एक्शन ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? बी। तो यहां से एफ का टॉर्क बनेगा एफ इंटू बी क्लॉकवाइज एंड दिस इज इक्वल टू, अब जी ए एमजी बाई का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट एमजी से लाइन ऑफ एक्शन कितना डिस्टेंस है? ए बाई 2 तो इसको लिखेंगे mg इंटू ए बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से तुम्हें f का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा mg ए बाई 2b mg a अपॉन 2b, बस। बोलो। ठीक है, जैसे एक बताना क्वेश्चन इसी में थोड़ा अलग, मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल है और ये रफ सरफेस है और इसी ब्लॉक को हम इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक, ये वाला साइड इसका ए है और ये वाला साइड इसका बी है। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो हमें निकालना है फाइंड टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का कितना टॉर्क लग रहा है ब्लॉक के ऊपर। टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो, जिसके बारे में पूछा है उसको हम बाद में सोचते हैं, पहले हम बाकी सब दिखाते हैं जरा, बाकी सब क्या हो रहा होगा। तो देखो, इसके सेंटर ऑफ मास पे mg sin थीटा into p by 2। हाँ, सही आया। mg sin थीटा किधर लग रहा है वो बना लो, mg cos थीटा किधर लग रहा है वो बना लो। और एक बात और बताओ कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है। फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ब्लॉक किसकी वजह से रेस्ट पे है? फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट पे है। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? mg sin थीटा। फ्रिक्शन लग रहा होगा mg sin थीटा जितना जरूरी है। तो अब तुम अगर देखो इसके ऊपर टॉर्क बैलेंस है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क तो 0 है अबाउट सेंटर ऑफ मास। अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा है? तो फ्रिक्शन का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करना है तो कोई तो होगा जो बैलेंस कर रहा है, तो कौन बैलेंस कर रहा होगा? तो इस पे नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा। तो एक्चुअली क्या होगा इस केस में, जो नॉर्मल है वो उसके सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा होगा। नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे पास हो रहा होगा, और हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्यों भाई? तो अबाउट सेंटर ऑफ मास नॉर्मल का जो टॉर्क है उसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन का टॉर्क, या फ्रिक्शन का जो टॉर्क है उसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल का टॉर्क। तो नॉर्मल का टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा mg sin थीटा और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी b by 2। अगर हमें x निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई x निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एक्स, और n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है mg cos थीटा। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी, क्या आएगी? tan थीटा इंटू b by 2। ये भी निकाल सकते हैं अगर चाहिए हो तो। बोलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। इसमें ये बात तो क्लियर है ना कि बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर फोर्सेस एज वेल एज टॉर्क दोनों ही बैलेंस होंगे। ठीक है, फोर्सेस एज वेल एज टॉर्क दोनों बैलेंस होंगे। फोर्सेस बैलेंस का मतलब ये है कि mg cos थीटा नॉर्मल के बराबर है और mg sin थीटा फ्रिक्शन के बराबर है, तभी तो बैलेंस है। लेकिन अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर हमें देखना है तो अबाउट सेंटर ऑफ मास mg का टॉर्क है 0 और अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? तो फ्रिक्शन का टॉर्क इधर की तरफ लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कितना लग रहा है? तो fs इंटू ये वाला डिस्टेंस, तो ये टॉर्क लग रहा है फ्रिक्शन का। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा?
तो इसको बैलेंस कर रहा होगा और कौन सा फोर्स बचा, नॉर्मल ही बचा। तो इसका मतलब नॉर्मल इसको इस तरफ टॉर्क दे रहा है, तो नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा होगा, थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल। ऐसे भी सोचो कि जब ये पलटने वाली होगी, टॉपल करने वाली होगी, तो ये जो नॉर्मल है ये कौन से पॉइंट पे लगने लगेगा, क्या ये लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे। तो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाएंगे। तो नॉर्मल का जो टॉर्क है वो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क हमने निकाल दिया, यही आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए। यस सर। मान लेते हैं कि ये कोई ट्रक है, ए नॉट एक्सीलरेशन से जा रहा है और इसके ऊपर ये एक सॉलिड कोन रखा है जिसका मास m है, रेडियस r है और हाइट h है। तो हमें निकालना है फाइंड, और ये जो सरफेस है ये सफिशिएंटली रफ है, तो हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम ए नॉट सच दैट कोन डज नॉट टॉपल। फाइंड मैक्सिमम ए नॉट सच दैट कोन डज नॉट टॉपल। निकालोगे, करो। देखो इस केस में क्या है, अगर हमें इसकी टॉपलिंग देखनी है तो हमको ना वहीं बैठना पड़ेगा ट्रक पे, तो इधर बैठो इस तरफ, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास पे हम लगाएंगे सूडो फोर्स विच इज m इंटू ए नॉट पीछे की तरफ, और mg लगाएंगे नीचे की तरफ, और नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेंगे पॉइंट O पे। बोलो, तो सूडो फोर्स का जो टॉर्क है कितना बनेगा, सूडो फोर्स का टॉर्क होगा ma नॉट, सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होती है, h/4। सॉलिड कोन है तो h/4, तो ma नॉट इंटू h/4 इक्वल टू mg इंटू r। यस सर। तो यहाँ से a नॉट निकल आएगा 4gr अपॉन h। सर ठीक है, ठीक है ना। यस सर। तो आज हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेशन, बैलेंसिंग एंड टॉपलिंग, इतनी 3 चीजें देखी हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उनको आप लोग कर लेना होमवर्क में। बिल्कुल।